शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सहकारिता के स्वर्णिम अध्याय एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता का भविष्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। बहरीन के लोग लेंगे हिमाचली सेब का मजा, भारत ने किया 5 अनोखी किस्मों का निर्यात। भारत में दुधारू पशुओं को मिलेगी डिजिटल सुरक्षा, एकल पॉलीफॉज आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ। कृषि का बुनियादी ढांचा हुआ और भी मजबूत, छोटे और सीमांत किसानों को पहुंचेगा सीधा फायदा, प्रधानमंत्री ने किसानों को दी खुशियों की सौगात। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के NRRI कटक के वैज्ञानिकों ने उन्नत सौर आधारित वैकल्पिक ऊर्जा लाइट ट्रैप का किया आविष्कार। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ के सहयोग से सहकारिता के स्वर्णिम अध्याय एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारिता का भविष्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और इस दौरान क्या कुछ खास बातें रहीं और किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में जानकारी दी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी ने। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी खास रिपोर्ट। हम सब जानते हैं सहकारिता एक जीवंत हमारे भारत का आंदोलन है और इस आंदोलन में, इस विकास यात्रा के आंदोलन में जो आर्थिक विकास गति इस सहकारिता के माध्यम से मिली है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। सहकारिता का लक्ष्य और मोदी जी का लक्ष्य समान है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक प्रकार से सरकार से मिलने वाला अनुदान भी कैसे उन ग्रामीण अंचल की सोसाइटियों तक पहुंचे, इसकी चिंता भी हमारा मंत्रालय करेगा। इतना ही नहीं, जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, आज नई नई तकनीक के समय है, हर क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी से काम होता है, लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हमारी सोसाइटियों तक पहुंचे। और आपको बता दें, इसी अवसर पर भारतीय सहकारी राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष दिलीप भाई संघानी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सहकारिता आंदोलन आज विश्व में सबसे ज्यादा सहकारिता से जुड़े हुए भारत में करीब 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज़्यादा सोसाइटी काम कर रही है। 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से वो एक सेक्टर की सोसाइटी नहीं है। एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो, मजदूर हो, क्रेडिट हो, अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी हर सेक्टर में, हर स्टेट में, हर समाज में जिस तरह से काम कर रही है और उनके माध्यम से जो रोजगारी प्राप्त हो रही है। अभी मोदी जी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपया कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए दिया। वो सोच है, वो सोच कोऑपरेटिव बनी तब से नहीं, गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति बजट में जो व्यवस्था होती है इनसे उनको हम एहसास कर सकते हैं
दुनिया में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, ग्रांट मिलती होगी, सब्सिडी मिलती होगी, लेकिन 3 लाख रुपया तक किसानों को 0% से राहत मिले। हमारी कोशिश है देश में महिलाएं, युवा, पिछड़ा वर्ग कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कुछ भी उत्पादन करते होंगे, इनको हम 15 दिन के लिए बिना चार्ज, कोई भी खर्च लिए बिना यहाँ हम व्यवस्था करेंगे और उनका मार्केटिंग करेंगे। कहीं भी स्टेट से आएंगे तो उनको एक मौका मिलेगा देश की राजधानी में अपना कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाई हुई चीज़ लोगों को देने का। आज नैनो टेक्नोलॉजी से यूरिया फर्टिलाइजर का संशोधन जो किया, दुनिया में पहला संशोधन है, जो विश्व में कहीं नहीं है। कोऑपरेटिव के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी का फर्टिलाइजर का जो संशोधन किया, पहले 50 किलो की बैग थी, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी किसानों को, उनका यूज कम करो, धरती माँ को बचाइए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए, जो वायु प्रदूषण होता था, प्रदूषण, उनको बचाइए, किसानों को अपील की थी। लेकिन हमारे इफको बोर्ड ने चिंता की इसके बारे में और संशोधन शुरू किया डॉक्टर रमेश सालिया अपने वैज्ञानिक के माध्यम से। तो आज दुनिया में पहले वाला संशोधन लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी परीक्षण किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से बहरीन को सेब की 5 अनोखी किस्में निर्यात की हैं। इसी उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों को न सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए बल्कि सेबों को भी भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस में जश्न का हिस्सा बनाकर देखा जाए, उस नज़रिए से अगर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए देखते हैं। भारत कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सरकार निर्यात पर खासा जोर दे रही है। बहरीन के सेबों के निर्यात के पीछे भी यही अवधारणा काम कर रही है। पहली खेप में जिन 5 किस्मों को रवाना किया गया है, उनमें रॉयल डिलीशियस, डार्क ब्राउन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस शामिल है। विशेषज्ञ इन्हें अनोखी किस्म करार दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उद्यान विज्ञान उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड का भी निर्यात में भरपूर सहयोग रहा है। निर्यात की जिम्मेदारी एपिडा में पंजीकृत डीएम इंटरप्राइजेस के पास थी। दूसरी ओर सेब संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अल जजीरा ग्रुप 15 अगस्त को इन किस्मों की प्रदर्शनी का आयोजन करने वाला है। सेब संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी किया जा रहा है ताकि बहरीन के उपभोक्ता भारत में पैदा होने वाले सेबों की किस्मों से परिचित हो सके। ये पहल ऐसे समय से हो रही है जब भारत कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद नए देशों को आम के निर्यात में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। जुलाई माह में पूर्वी इलाकों, खासतौर से मध्य पूर्व के देशों को आम का निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फाजिल आम की खेप बहरीन को निर्यात की गई थी। जीआई टैग वाली फाजिल आम की इस खेप को भी बहरीन के अल जजीरा ग्रुप ने ही मंगवाया था। एपिडा गैर पारंपरिक इलाकों और राज्यों से फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। खासकर आम के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से क्रेता विक्रेता सम्मेलनों और उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बहरीन को आम की खेप भेजने के पहले एपिडा ने कतर के दोहा में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आम की 9 किस्में पेश की गई थी, जिनमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किस्में शामिल थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीफॉर्मिज्म आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस चिप का उद्देश्य हमारी अपनी नस्लों को बेहतर पात्र बनाने वाले लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता प्रदान करना है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम पर ये खास रिपोर्ट।
राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों का संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ किया। इस स्वदेशी चिप को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के द्वारा विकसित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये 3 स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। भारत के गाय और मवेशियों के लिए उत्सव, भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला उत्सव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले दृष्टिकोण का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हमेशा ही समाज के सभी वर्गों के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचारों को लागू करने पर बल दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिगो पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर हैं, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए 777 के इल्यूमिना चिप की तुलना में बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा कि हमारी अपनी देसी गायों के लिए तैयार किया गया ये चिप आत्मनिर्भर भारत की दिशा के लिए एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये चिप बेहतर पात्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने में सहयोग प्रदान करने वाले सरकारी योजनाओं में व्यवहारिक रूप से उपयोगी साबित होगा। उन्होंने इस बात पर गर्वान्वित महसूस किया कि DBT और NIAB जैसे विभागों के द्वारा भी किसानों के कल्याण और आय को बढ़ावा देने में योगदान प्रदान किया जा रहा है। फेनोटाइपिक और जेनोटिपिक सहसंबंधन उत्पन्न करने में इस चिप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए NIAB ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोगात्मक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। NDDB फेनोटाइपिक रिकॉर्ड के संग्रह के क्षेत्र में अच्छे प्रकार से संगठित उपस्थिति प्रदान कर रही है। इसलिए NIAB और NDDB किसी भी महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता लगाने के लिए कम घनत्व वाले SNP चिप के लिए जानकारी प्रदान करने हेतु इस शोध की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि एक दूसरे के पूरक है, जैसे कि उच्च दूध उपज या हीट टॉलरेंस आदि। इसके माध्यम से भारतीय मवेशियों की पात्र उत्पादकता वाले अभिजात वर्ग का चयन करने और उसमें सुधार करने में सहायता प्राप्त होगी। NIAB द्वारा अपने SNP चिप्स को डिजाइन निर्माण के लिए भारत के अंदर ही क्षमता विकसित करने के लिए निजी उद्योगों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। शुरुआती दिनों में ये हो सकता है कि ये बहुत कम घनत्व वाले SNP चिप ही बन सके, लेकिन धीरे धीरे इस तकनीक को बड़े चिप के लिए और भी मजबूती प्रदान की जा सकती है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें।
मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आत्मनिर्भर भारत में सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत कर रही है। इसके लिए पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी। इस कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कटाई उपरांत फसल प्रबंधन पर खर्च होना है। नए कृषि बजट के तहत 1000 और नई मंडियों को भी जोड़ा जाएगा, यानी हमारी ई-नैम से जुड़ी जो मंडियां हैं, नई मंडियां इसमें जुड़ेंगी। वहीं कृषि अवसंरचना के मजबूत होने से किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। क्या है इससे जुड़े कई खास अपडेट, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले साल वित्त मंत्री ने कृषि जगत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की थी। बाद में इसे एपीएमसी यानी मंडियों से भी जोड़ने का वादा किया गया। गुरुवार को हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस वादे पर मोहर लगा दी गई। बैठक में कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित कुल 5 संशोधन किए गए, जो एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचे विकसित करने की दिशा में इस फंड के इस्तेमाल से जुड़े हैं। इन संशोधनों के बाद राज्य एजेंसियां या एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघ, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघ और स्वयं सहायता समूहों के परिसंघ भी कृषि अवसंरचना कोष का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है, और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा, और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। संशोधनों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या परिसंघ या इकाई एक स्थान पर कोई परियोजना स्थापित करना चाहता है तो वो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट का हकदार है। संशोधनों के बाद किसी भी पात्र इकाई को 1 से अधिक परियोजनाएं लगाने की छूट मिल गई है और सभी परियोजनाओं पर इकाई को 2-2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता मिल सकेगी। निजी क्षेत्र की कोई भी एक इकाई अधिकतम 25 परियोजनाएं स्थापित कर सकती है, लेकिन हर परियोजना अलग अलग स्थानों पर होना जरूरी है। 25 परियोजनाओं की ये सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें एक अलग एलजीडी यानी स्थानीय सरकारी निर्देशिका कोड होगा। ऐसी हर परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। इसके अलावा
एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर अलग अलग बुनियादी ढांचे की हर परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। बुनियादी ढांचे यानी परियोजना का मतलब कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयां या फिर साइलो हैं। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिषद रहे, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लाभार्थियों को जोड़ने या हटाने के संबंध में जरूरी परिवर्तन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन ना हो। वित्तीय सुविधा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई है। 6 वर्ष की अवधि का ये प्रावधान 2025-26 तक के लिए है। अभी तक ये अवधि 4 वर्ष की थी, जबकि 2032-33 तक इस योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। इस योजना में संशोधनों से निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचे। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आत्मनिर्भर भारत में किसी भी देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहना अपने आप में एक गौरव की बात है। बात भारत की जाए तो कृषि प्रधान देश होने के नाते ये खाद्य उत्पादन में हमेशा से आगे रहा है। भारत के कर्मठ किसान और सरकार के महत्वपूर्ण योगदान से देश ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सरकार ने मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान भी जारी किया है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 122.27 मिलियन टन रिकॉर्ड होने का अनुमान है। ये पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 112.44 मिलियन टन से 9.83 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये औसत गेहूं उत्पादन 100.42 मिलियन टन से 9.10 मिलियन टन अधिक है।
पोषक व मोटे अनाज का उत्पादन 51.15 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 के दौरान हुए उत्पादन से 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन से भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 21.99 मिलियन टन से 3.73 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2019-20 के दौरान हुए उत्पादन से 2.88 मिलियन टन अधिक है। 2020-21 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 399.25 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो कपास के औसत उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठ अधिक है। जूट और मेस्टा का उत्पादन 9.56 मिलियन गांठ होने का अनुमान है। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास की। जी हाँ, हमारे देश में कपास की व्यावसायिक खेती के लिए भारत सरकार ने केवल बीटी कपास को मंजूरी दी है। हाइब्रिड टॉलरेंट कपास की आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के अवैध विपणन की कुछ घटनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में दर्ज की गईं। इससे संबंधित आइए एक खास रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अस्वीकृत HT कपास के प्रसार की सत्यता का आकलन करने के लिए कपास की खेतों के मौके पर निरीक्षण के लिए 2017 में क्षेत्र निरीक्षण और वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति की स्थापना की थी। FISEC ने मई 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों द्वारा लागू करने के लिए सिफारिशें और कार्यवाही बिंदु बनाए। समिति द्वारा लघु अवधि 1-2 वर्ष और मध्यम अवधि 2-3 वर्ष कार्यों का भी सुझाव दिया गया है। DAC और FW ने सभी कपास उगाने वाले राज्यों को इसके बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के साथ साथ गैर अनुमोदित HT कपास की बिक्री और खेती को नियंत्रित करने और रोकने के लिए सलाह जारी की है। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। आपको बता दें, आप इस कार्यक्रम को DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर सारी जानकारी जो है YouTube के माध्यम से आप देख सकेंगे कभी भी, कहीं भी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत में जो पहले प्रसारित जानकारी है वो भी अब आप ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD किसान पर।
बदलते भारत की शान।